जब भी हम किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छे परफॉर्मेंस की उससे उम्मीद करते हैं। और सामान्य तौर पे जिस एसेट क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, यानी यदि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में किस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। उसके बेसिस पर हम फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं, बिकॉज हमें अच्छे परफॉर्मेंस वाले फंड चाहिए। लेकिन परफॉर्मेंस के साथ साथ उसमें इन्वॉल्व रिस्क भी देखना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे यदि कहीं गैम्बलिंग हो रही है, वहाँ आधे घंटे में पैसे आपके दुगने हो जाते हैं, तो केवल यदि आइसोलेशन में ये देखें कि आधे घंटे में पैसे यहाँ दुगने हो गए तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद यदि उसके साथ ये अटैच करें कि 15 मिनट में आपके पैसे जीरो भी हो सकते हैं, और इन दोनों को यदि एक साथ देखते हैं तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमें गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में केवल परफॉर्मेंस देख लिया आपने, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क हैं यदि उसको हम नहीं देखते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट में मुंह की खानी पड़ सकती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड में किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं और उस रिस्क को कैसे मेजर किया जा सकता है, सो दैट कि यदि किसी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो साथ में उसमें एसोसिएटेड रिस्क देखें और उसके हिसाब से दोनों को एक साथ देखें, फिर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिलती हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहला रिस्क है बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू का मतलब जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है उसकी वोलाटिलिटी क्या है। फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में देखना या क्वांटिफाई करके देखना से हमें बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं जब तक उसकी तुलना किसी और से ना करें। तो बीटा का मतलब उस फंड की वोलाटिलिटी इन कंपैरिजन टू उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की। उदाहरण के तौर पे यदि हम चर्चा करें कि आपका इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड में है और उसकी वोलाटिलिटी यदि हम देखना चाहते हैं तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा। जो स्मॉल कैप सेगमेंट का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई से, तो स्मॉल कैप 250 टीआरआई के कंपैरिजन में ये कितना वोलेटाइल है, कम है या अधिक है, इसी को मेजरमेंट को हम बीटा वैल्यू कहते हैं। यदि इसको सिंपल शब्दों में ट्रांसलेट करूं कि यदि आपके म्यूचुअल फंड की बीटा वैल्यू 1 है, इसका मतलब यदि स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है, बीटा वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके फंड का जो पोर्टफोलियो है वो एग्जैक्टली मूव करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई के मूवमेंट से। यदि वो ऊपर जाता है जितना परसेंट तो आपका फंड भी उतना परसेंट ऊपर जाता है, नीचे जाता है स्मॉल कैप 250 टीआरआई तो उतना ही आपका पोर्टफोलियो भी नीचे जाता है। लेकिन यदि आपके फंड का बीटा वैल्यू 1 से अधिक हो, इसका मतलब बताते हैं कि बेंचमार्क की तुलना में वो अधिक वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है। इसको यदि फिर सिंपल शब्दों में ट्रांसलेट करूं कि यदि आपके म्यूचुअल फंड की बीटा वैल्यू 1.5 है, इसका सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप 250 टीआरआई यदि 1% ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 1.5% ऊपर जाएगा। और अकॉर्डिंगली यदि निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई 1% नीचे जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 1.5% नीचे जाएगा। यदि आपके पोर्टफोलियो की बीटा वैल्यू 1 से कम में, फॉर एग्जांपल 0.8 है, इसका मतलब यदि हम स्मॉल कैप की तुलना में ही करें कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई यदि 1% अप जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 0.8% अप जाएगा, और अकॉर्डिंगली डाउन जाता है 1% तो आपका पोर्टफोलियो 0.8% डाउन जाएगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि एक है, एक से अधिक है, एक से कम है। लेकिन यदि किसी का बीटा वैल्यू 0 हो, हालांकि सामान्य तौर पर ये मिलता नहीं है, लेकिन एकेडमिकली ये होता है कि यदि 0 बीटा वैल्यू का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो उसके बेंचमार्क में कोई परफॉर्मेंस मूवमेंट के लिहाज से कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक संभावनाएं हो सकती हैं कि उसकी बीटा वैल्यू 0 से कम हो, यानी नेगेटिव में हो। नेगेटिव में हो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क की तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। यदि बेंचमार्क ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है, और बेंचमार्क यदि नीचे जाता है तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि यदि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है तो हम वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट करें जिसका बीटा वैल्यू अधिक है, लेकिन मार्केट यदि डाउनवर्ड मूवमेंट में है तो हम वैसे फंड को शॉर्टलिस्ट करें जिसका बीटा वैल्यू कम है। दूसरा रिस्क पैरामीटर है अल्फा। अल्फा का मतलब उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की कैपेसिटी जो परफॉर्म करनी है उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क से कितना अधिक कर सकती है। उदाहरण के तौर पे यदि बेंचमार्क 10% का परफॉर्मेंस दे रहा है और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का यदि 2% अल्फा है, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो 12% तक रिटर्न दे सकता है। और यदि कहते हैं कि -2 है, इसका मतलब आप बेंचमार्क 10% परफॉर्म कर रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड 8% ही परफॉर्म कर रहा है। ये बताता है, यदि जिसका पॉजिटिव अल्फा है, ये बताता है कि उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, और जिसका अल्फा नेगेटिव है वो बताता है कि उस फंड का फंड मैनेजर उसके बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तीसरा रिस्क है आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड का मतलब कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस का कोरिलेशन जो है उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से कैसे कोरिलेट करता है, और ये हमेशा 100 के स्केल पे मापी जाती है। यदि हम उदाहरण के तौर पे कहें कि किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आर स्क्वायर 90% है, इसका मतलब कि उस पोर्टफोलियो का 90% जो पोर्शन है वो बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली मूव करता है। और यदि हम कहें कि इसका 50% आर स्क्वायर है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, तो हम कहते हैं कि 50% स्टॉक्स या उसके एसेट जो हैं वो मूव करते हैं बेंचमार्क, और 50% जो है डिफरेंट वे में मूव करते हैं। इस हिसाब से कह सकते हैं कि यदि 90% या उससे अधिक का आर स्क्वायर हो तो वो नॉर्मली इंडेक्स फंड में होता है, और यदि 50% या उससे कम आर स्क्वायर हो तो ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड का होता है। बिकॉज फंड मैनेजर की कैपेसिटी इसमें देखिए, यदि बेंचमार्क के हिसाब से परफॉर्मेंस मिले तो हम एक्टिवली मैनेज फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, हम सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें और अकॉर्डिंगली जैसे इंडेक्स मूव करता है वैसे मूव करता रहेगा और आर स्क्वायर आपका 100 होगा। लेकिन चूंकि एक्टिवली मैनेज फंड में हम इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न की लालसा में इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ आर स्क्वायर 50%, 60%, 70% के आसपास होगा। तो ये देख लें कि एक्टिवली मैनेज फंड का 60-70% के आसपास होता है आर स्क्वायर, और इंडेक्स फंड का 90+% के आसपास होता है। तो जिसका जितना अधिक आर स्क्वायर वो इंडेक्स फंड के उतने आसपास, और जिसका कम आर स्क्वायर वो इंडेक्स फंड से दूर होने का मतलब इंडेक्स फंड से बेहतर ही परफॉर्म कर सकता है और इंडेक्स फंड से खराब भी परफॉर्म कर सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा। चौथा रिस्क पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल मतलब कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है उसके मीन परफॉर्मेंस से कितना डेविएट कर सकता है। मान लीजिए किसी का मीन 10% है और स्टैंडर्ड डेविएशन यदि 5% है, इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 10 - 5 यानी 5% और 10+5 यानी 15%, यानी वो उसका जो परफॉर्मेंस वेरी करेगा वो 5 से लेके 15% के बीच में वेरी करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि आमतौर पे लोग परफॉर्मेंस को देखकर ये डिसीजन ले लेते हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि केवल परफॉर्मेंस को देखकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक प्रूडेंट डिसीजन नहीं है, इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क भी देखना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे यदि हम बातें करें कि 3 फंड हैं ए बी सी, ए का परफॉर्मेंस 10% है, बी का 12% है और सी का 10% है, और यदि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ए का 5%, बी और सी का 10% है, तो हम देखते हैं कि जो इसका रेंज ऑफ वेरिएशन होगा ए में 5% से 15% के बीच, बी में 2% से 22% के बीच और सी में 0 से 20% के बीच। इस पर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस के लिहाज से हमें लगता है कि बी सबसे बेहतर फंड है, इसका परफॉर्मेंस 12% है और ए और सी का 10% है, इन दोनों में से कोई और कर सकता है। लेकिन यदि उसका वेरिएशन देखें यदि हम, तो हम देखते हैं कि ए का जो वेरिएशन है 5 से 15% तक और सी का वेरिएशन जो है 0 से 20% तक। अब ये डिपेंड करता है उस इन्वेस्टर्स की, वो एग्रेसिव है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। यदि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो शायद ए फंड को प्रीफर करे जिसका कि परफॉर्मेंस 10% है, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो बी और सी में से शायद बी ही करे, बिकॉज बी का परफॉर्मेंस 12% है और इसका भी वेरिएशन 20% है, और सी का हालांकि परफॉर्मेंस जो है 10% है लेकिन इसका भी वेरिएशन 20% है, 0 से 20%, वहाँ 2 से 22%। तो ये डिपेंड करता है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जिस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो वही शायद अच्छा
फंड है, तो ध्यान रखना चाहिए कि आइसोलेशन में केवल परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं करना चाहिए। पांचवा रिस्क पैरामीटर है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो का सिंपल मतलब टोटल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है। साधारण भाषा में कहूँ कि पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क यदि लेते हैं, एडिशनल टोटल रिस्क लेते हैं, तो हमें उसके एवज में कितना अधिक परफॉर्मेंस, कितना अधिक रिटर्न मिलता है, इसी को शार्पे रेशियो के हिसाब से मापा जा सकता है। अब मैं फिर बात करता हूँ, अभी हमने परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें की, और जो हमें समझ में आया कि अच्छा जिसका रिटर्न अधिक वो अच्छा फंड, और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो लगा कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम वो अच्छा फंड। अब ये शार्पे रेशियो, मैं एक एग्जांपल देकर को समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए ए और बी दो फंड हैं, ए का परफॉर्मेंस 15%, बी का 12%, तो इससे लगता है कि ए फंड इज बेटर। अब इसके साथ यदि स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करते हैं कि ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 11 और बी का 6, तो ये परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि बी फंड बेहतर है, जिसका कि परफॉर्मेंस कम है, 12% है। अब यदि इसका शार्पे रेशियो निकालते हैं, इसी का मैंने शार्पे रेशियो निकाला है, हालांकि इसके फार्मूले हैं, फार्मूले को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन हमने निकाला है तो देखा है कि ए का जो शार्पे रेशियो होता है वो 0.91 है और बी का शार्पे रेशियो 1.17 है। अब इन तीनों को यदि एक साथ हम एनालाइज करते हैं तो हमें लगता है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ए फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से बी फंड, और शार्पे रेशियो ए का चूंकि 0.91 है, इसका मतलब यदि पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क 1% रिस्क टोटल रिस्क लेते हैं तो हमें ए फंड में 0.91% ही एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, जबकि बी में 1% टोटल रिस्क लेते हैं तो वहाँ 1.17% एडिशनल रिटर्न मुझे मिलता है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि हमें लगता है कि शायद बी फंड बेहतर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी पार्टिकुलर फंड को आइसोलेशन में ना देखें, आइसोलेशन में देखेंगे तो शायद निर्णय गलत होने की संभावनाएं अधिक होंगी। छठा रिस्क पैरामीटर शॉर्टिनो रेशियो। शॉर्टिनो रेशियो और शार्पे रेशियो में एक ही डिफरेंस है। शार्पे रेशियो में हम देखते हैं एडिशनल रिटर्न पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क, जबकि शॉर्टिनो रेशियो में हम देखते हैं एडिशनल रिटर्न पर यूनिट ऑफ डाउन साइड रिस्क ओनली। टोटल रिस्क में और बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन शॉर्टिनो रेशियो में केवल जो बेंचमार्क है कितना डाउन साइड जा सकता है उसके हिसाब से पर यूनिट डाउन साइड रिस्क के यदि लेते हैं हम तो उसका एडिशनल रिटर्न कितना मिलता है, इसके बारे में बातें करते हैं। यहां भी एक एग्जांपल देके हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर बात कर रहा हूं कि ए और बी दो फंड हैं, ए और बी दोनों का रिटर्न 15-15% है। ए का शार्पे रेशियो 1.29 है, बी का शार्पे रेशियो 1.14 है। शॉर्टिनो रेशियो निकाला है हमने तो ए का 1.5 है और बी का 1.8 है। अब तीनों को यदि हम देखते हैं तो हम एक कंफ्यूज होते हैं कि जब परफॉर्मेंस बराबर है, शार्पे रेशियो के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि ए इज़ बेटर, और शॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जनाब बी फंड का 1.8 है, कहता है कि डाउन साइड रिस्क यदि 1% रिस्क डाउन साइड रिस्क एडिशनल रिस्क लेते हैं हम तो 1.80% का हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। अब यदि इन दोनों ही फंड को हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं, हम कंक्लूड जो कर सकते हैं कि ए फंड जो है वो टोटल रिस्क को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकता है, बिकॉज इसका शार्पे रेशियो अधिक है बी की तुलना में। और यदि बी की बातें करें जिसका शॉर्टिनो रेशियो ए से अधिक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि बी फंड जो है डाउन साइड रिस्क को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकता है। इसका मतलब कि यदि इन्वेस्टमेंट वाइज यदि बातें करें कि ए शॉर्टलिस्ट करना है या बी शॉर्टलिस्ट करना है, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए ए फंड बेहतर है, और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं वो बी फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे क्लासेस चला करते हैं। ये मेरे विचार हैं, ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन थे उसके हिसाब से मैंने अपने विचार दिए हैं। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेरे विचारों से सहमत हैं, अच्छी बात है। यदि असहमत हैं तो असहमति के साथ कारण बताएं, सो दैट इन फ्यूचर मैं उसे बेहतर ढंग से काम कर सकूँ। थैंक यू।